हेलो 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 बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड है हमारा, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इस पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपने पास जो मार्क रेशियो बनता है वो बनता है 34 मार्क्स का, ठीक है। और वही है, इसमें 4 यूनिट्स हैं सेम, और चारों यूनिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं मार्क्स में भी। और एक क्वेश्चन जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो अबाउट देन 10 नंबर का आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अबाउट देन 6 नंबर के जो हैं वो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जो कि आपको अथवा के रूप में मिल जाएंगे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 4 हो गए, तो ये लगभग 6 चौक 24 और 10 34, तो टोटल 34 नंबर का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर अगर अपन कहें तो अपने पास 4 यूनिट जो है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड एम्ब्रियोलॉजी। यूनिट थर्ड एम्ब्रियोलॉजी को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर कहें तो अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी हमारे पास इसमें 2 मेजर सेक्शंस दिए हुए हैं। मेजर सेक्शन में फर्स्ट जो दिया हुआ है वो तो हो गया इसके अंदर पूरी तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल, ठीक है। और एक रिप्रोडक्टिव कर देता हूं पूरा, और दूसरा मेजर पॉइंट जो इसमें दिया है वो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब अगर अपन यहाँ पे मेल या फीमेल की बात करें तो उससे पहले हमारे पास एक बेसिक टॉपिक बनता है कि व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारे बीच में जो बनता है वो है कि मेल्स एंड फीमेल्स से हम बात कर रहे हैं, तो ये जो टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में, ऑफ एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म्स की अगर हम यहाँ पे समझें तो एंजियोस्पर्म को हम कह रहे हैं आवृत बीजी, अर्थात जिनके सीड्स नेक्ड नहीं है उनके ऊपर एक आवरण है, और वो आवरण किसकी वजह से बन रहा है, ओवेरी की वजह से। और ओवेरी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ओवेरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसके एक तरीके से भ्रूण के बारे में, उसके सीड के डेवलपमेंट के बारे में। तो वो सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो आ गई हमारी एम्ब्रियोलॉजी में। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये 2 मेजर कंटेंट्स हैं, और इन दोनों मेजर कंटेंट्स को डिवाइड किया इस यूनिट में। जैसे मैं सिलेबस एक बार डिस्कस कर दूं तो फर्स्ट इन्होंने पूछा है अंटोजेनी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। सबसे मेन चीज अंटोजेनी को अपन कह सकते हैं व्यक्तिव्रत। व्यक्तिव्रत का मतलब समानता, असमानता है दूसरे से, कितना रिजेम्बलेंस है उस प्रकार से। सेकंड पॉइंट इन्होंने इसी के अंदर दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोजेनेसिस। तो ये आ गया एंथर, क्योंकि एंथर को हम फ्लोर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान रहे हैं, तो उस प्रकार हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हम एंथर पढ़ेंगे, एंथर की क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंथर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और उस एंथर में फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट। ये पॉइंट हमारा इसके अंदर आ जाता है कंप्लीटली। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है इसी के पोलन ग्रेन्स हो गया। मेजर पॉइंट सेकंड में दे दिया टाइप ऑफ ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब ओव्यूम का डेवलपमेंट, ठीक है। और माइक्रो का मतलब हो गया पोलन ग्रेन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट। और उसके अलावा दे दिया गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट दिया है। और जब इन दोनों का डेवलपमेंट आ जाएगा तो हम इन दोनों के बाद में एक मेजर जो टॉपिक और पढ़ेंगे, जो कि मेजर कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पढ़े बिना उसको समझ नहीं सकते, दैट इज फर्टिलाइजेशन।
क्योंकि अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जब तक निषेचन नहीं होगा उसके बिना वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे डेवलप होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो सीड में क्या रहता है, डोरमेंट अवस्था में रहेगा। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो हमारी इस यूनिट में हम समझेंगे। अब आते हैं यूनिट पे। तो पहला पॉइंट इन्होंने ऑन्टोजेनी दिया, तो ऑन्टोजेनी से पहले समझते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए हम कह सकते हैं, भ्रूण विज्ञान के लिए कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पुष्पीय पादप के पुष्प अंगों, ठीक है, और पुष्प अंगों में कौन से, मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तीसरे नंबर पे उनके बीच में निषेचन, फर्टिलाइजेशन, चौथे नंबर पे उसके जाइगोट, पांचवें नंबर पे उसके एम्ब्रियो का क्या करें, अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। उस शाखा को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो भ्रूण विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है, या मैं कह सकता हूं कि बहुत लंबे समय से, या प्रिमिटिव जो लोग थे, जो बॉटनिस्ट थे, वो इसके बारे में जानते थे। सुस्पष्ट पुष्प जैसी संरचना जो है वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलती, लेकिन कुछ जो वनस्पति शास्त्री थे या जो क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार उन्होंने टेरिडोफाइट एंड जो जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट्स के कोन्स लाइक एफेड्रा में या स्लेजिनेला के अंदर जो कोन्स थे, उन्हें मेल फीमेल फ्लावर्स के रूप में समझाया। उसी तरीके से साइकस एंड पाइनस के अंदर भी जो थे वो माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स जो थी, लघु बीजाणुधानियां और वृहद बीजाणुधानियां, उनको जो है जिम्नोस्पर्म्स में पुष्पों की व्याख्या करी। और एंजियोस्पर्म्स की हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में तो एक तरीके से बहुत ही सुगंधित सुंदर पुष्प जैसी एक विचित्र एक शानदार सुदृढ़ जो है संरचना जो है वो हमको देखने को मिलती है, जिसे हम पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो बहुत पुराना इसका इतिहास, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले लगभग एक साइंटिस्ट थे एन ग्र्यू, लगभग 1682 में उन्होंने इस चीज को अपनी पुस्तक में रिप्रेजेंट किया था कि जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स पुंकेसर, जो पुंकेसर होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी नॉलेज है, जिन्होंने पुष्प में एंथर्स को ये बता दिया था कि ये पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसी प्रकार और अगर अपन बात करें तो स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्ग की अगर अपन बात करें तो इन्होंने भी लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर ही ये बता दिया था प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत पहले से, ठीक है, पुष्प के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पता था, पुष्प के चक्रों का पता था, ठीक है, प्लस उनके अंदर हम रिप्रोडक्शन को समझ चुके थे। इसका मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की नॉलेज बहुत पहले से जानते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट एंटोलॉजी, जो कि हमारा मेन पॉइंट है आज का, एंटोलॉजी ऑफ फ्लावर पार्ट। ऑन्टोजेनी ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ऑन्टोजेनी की अगर अपन बात करें तो ऑन्टोजेनी के लिए हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में तो हम बोल सकते हैं व्यक्ति व्रत। और व्यक्ति व्रत की अगर हम बात करें तो व्यक्ति व्रत का मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि सेल, टिश्यू या ऑर्गन की हम बात करें तो उसके बारे में उसकी पूरी ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति,
उसका डेवलपमेंट, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी अनाटमी की जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हम एक तरीके से ऑन्टोजेनी कहते हैं। तो व्यक्तिव्रत का मतलब हो गया किसी एक विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो है उसकी पूरी जानकारी, उसका संबंध दूसरों से, उसकी उत्पत्ति, उसका संपूर्ण डेवलपमेंट, उसकी कार्य की सभी चीजों की जो जानकारी है वो हम व्यक्तिव्रत में कहते हैं। तो फ्लोवर के पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम उसकी एक तरीके से ऑन्टोजेनी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन्टोजेनी शब्द यहाँ पे इसलिए यूज में ले रहे हैं, यहाँ एक तरीके से लिख देते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनेशन, ORIGINATION, ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑरिजन, किसी सजीव की उत्पत्ति, उसके डेवलपमेंट, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान जो है वो हमें ऑन्टोजेनी कहलाता है। ये शब्द की हमको जरूरत क्यों पड़ी? ये शब्द की हमको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्लोवर्स के रिजेम्बलेंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्लोवर्स में कई सारी जो है कंसेप्ट्स और हाइपोथेसिस अन्य बॉटनिस्ट एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, मॉर्फोलॉजिस्ट द्वारा दी गई हैं। और कुछ साइंटिस्ट, हालांकि अब पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है कि जो पुष्प, जो कि एक अलग से ही एक विचित्र संरचना के रूप में हमको परिलक्षित होता है तने के सीड्स पे, वो एक्चुअली में प्ररोह सीड्स का ही एक रूपांतरित भाग है। या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फूल जो है वो प्ररोह या किसी तने के सीड्स का ही एक रूपांतरित भाग होता है। और हम पत्ती के लिए भी यही कह रहे हैं कि वो जो है वो एक प्ररोह का ही रूपांतरित भाग है। तो यहाँ पे जब हम तने की संरचना मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, एक पत्ती की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं और एक फूल की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग दिखती हैं। हम कभी ये मान नहीं सकते कि ये सारी चीजें एक हैं। तो ऐसे में अगर हम उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और उसके मॉर्फोलॉजी को देखें तो उसके अकॉर्डिंग रिजेम्बलेंस बनाना कि कौन सी चीज कैसे है। तो इस संदर्भ में हमारे पास टॉपिक को अगर हम आगे खींचें तो जैसे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि फ्लोवर इनिशिएशन में एक्चुअली में जो शूट है, अपेक्स, उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, और उसकी फिजियोलॉजी के साथ में उसकी जो एक तरीके से जेनेटिक्स एंड उसकी फिजियोलॉजी और उसकी जो जेनेटिक्स है वहां की, वो ये निर्धारित करती है कि वो शूट अपेक्स जो है वो डेवलप किस में हो जाता है, फ्लोर अपेक्स। जो शूट है वो किस में बदल रहा है, फ्लोर में। अर्थात संरचना सेम है, जो नोडल रीजन्स के ऊपर बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, वहीं से इनकी उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो गुंबदाकार संरचना है, डोम लाइक शेप, यहां पे ये सेम है। हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये पुष्प में जाएगा। हालांकि बहुत फैमिलीज ऐसी है जिसमें ये डोम लाइक शेप्स चेंज होती है, सरफेस फ्लोर अपेक्स की अलग होती है, शूट अपेक्स की अलग होती है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। तो यहां पे शूट अपेक्स की हम बात करें तो ये उस बड की, जो वहां शीर्षस्थ कलिका है, उस बड की जो फिजियोलॉजी है कार्य की, उसकी अनाटमी और उसकी जो जेनेटिक है, वो ये निर्धारित करती है कि ये शूट अपेक्स में रूपांतरित होएगा या फ्लोर अपेक्स में रूपांतरित होगा या लीफ प्रिमोर्डिया के अंदर रूपांतरित होगा। उसी बिहाफ पे यहाँ पे सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट के कारण वह ऑर्गन जो है या टिश्यू सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्प है वो शूट के समान है और उसी के समान क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। और डेवलपमेंट के साथ में ये जो हम बात कर रहे हैं अपेक्स की, तो ये जो शीर्षस्थ है, सीड्स अपेक्स, तो ये अपेक्स पे जो इंटरनोड है ये कॉम्पैक्ट या सघन कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है, जिससे शूट
लीफ प्रिमोडिया या फ्लोर जो है, उनमें से कोई भी उसकी फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, डेवलप होता है। तो ये पहले से निर्धारित है और ये इनकी फिजियोलॉजी पे भी निर्भर करता है। इसी से संबंधित हम कुछ यहां पे जो पुष्प है उसके चक्रों की अगर अपन बात करें तो पुष्प चक्रों में हम कह सकते हैं एक कंप्लीट पुष्प जो है वो 4 पुष्प चक्रों से कंप्लीट होता है, उसमें 4 पुष्प चक्र होते हैं। यहां एक तरफ की हमने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। इसमें अगर अपन कहें तो सबसे बाह्य चक्र जो है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, और इसकी जो सिंगल यूनिट है उसको अभी डिफाइन कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं सेपल। हिंदी में बोले तो बाह्य दल पुंज, और उसको सेपल को हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, इसकी हम बात करें तो दैट इज कोरोला, दलपुंज, और इसकी सिंगल यूनिट जो होती है वो होती है पेटल। ठीक है, ये हो गया इसका फिलामेंट, और ये हो गया एंथर। ठीक है, और इसको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं स्टेमन, पुंकेसर। यहां अगर हम देखें तो दैट इज स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये हो गई है स्टाइल। ठीक है, ये हो गई है ओवेरी, ये अंदर की तरफ कहलाता है अंडक, दैट इज कार्पल। एक तरीके से एंथर्स में अंदर के जो पोलन सेगमेंट्स हैं वो उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, उसी प्रकार कार्पल्स जो हैं वो इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसकी, फीमेल की। और ये सारी चीजें जो है मिलके कहलाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप एक सिंपल वे में ओवेरी कह सकते हैं। ठीक है, ओवेरी नहीं, सॉरी, गाइनोसियम। जायांग। ठीक है, ये हो गया। इसकी हम बात करें तो दैट इज पेडेंकल, और बस ये हो गया पुष्प के पार्ट। एक एक की बात करें तो हम नंबर 1 पे यहां पे ले सकते हैं कैलिक्स, नहीं कैलिक्स के पहले एक और जो हमने यहां नहीं लिखा, दीज आर ब्रैक्ट्स, सहपत्र। सहपत्र से शुरू करते हैं। इसी संरचना को एक दूसरे मॉर्फोलॉजी से देखिए, ये एक सेसीमाक्सी फ्लोर बड है जिसके नोडल रीजन से पेडेंकल्स निकल रही हैं, और ये जो पेडेंकल्स हैं ये इनके सीड्स पे भी एक फ्लोर है। ठीक है, और प्रत्येक पेडेंकल के आधार से क्या निकल रहा है, एक सहपत्र निकल रहा है। तो अगर हम इसी को रिजेम्बलेंस करें
तो सेम वही स्ट्रक्चर हमको मिल रही है कि एक नोडल रीजन से एक लीफ पेटल सेपल्स, दूसरी लीफ पेटल, तीसरी लीफ जो है वो एंथर, और चौथी लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ओवेरी के अंदर। तो यहाँ पे सेम ये का यही स्ट्रक्चर जो है वहां जा रहा है। मॉर्फोलॉजी में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो हम ऑन्टोजेनी है उसमें इसी चीज को, समानताओं को देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे से किस प्रकार ये समान हैं। क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है, शूट है, रूपांतरित, मॉडिफाइड। तो हम इसको यही देख रहे हैं कि ये शूट है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट जो हम ब्रैक्ट ले रहे हैं वो ब्रैक्ट उसी से है कि सेम संरचना में यहां पे ब्रैक्ट्स हैं, और ये ब्रैक्ट जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे पुष्पों के अंदर पाए जाते हैं। नोडल रीजन पे से जो दूसरी लीफ निकल रही है पिटियोल, उसके नीचे से ये दिखाई दे रहा है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे यहां पे आ जाता है वो आ जाता है कैलिक्स। और कैलिक्स जो है उसको आप कह सकते हो बाह्यदल। बाह्यदलों की बात करें तो इसकी जो सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर, वो ये क्योंकि इनकी संख्या अलग अलग फ्लोर या फैमिलीज में अलग अलग है, ये 3, 4, 5 या बहुत तक हो सकते हैं। तो ऐसे में इनको हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज, और सिंगल यूनिट कहलाती है बाह्यदल, दैट इज सेपल। पतले, लंबे, मार्जिन युक्त जो हैं ये पाए जाते हैं, सामान्यतः हरे कलर के, किन्हीं किन्हीं स्पीसीज में ये रोमिल रूप में मिलते हैं, ठीक है, सामान्यतः। पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आइरिस, ट्यूलिप, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके बाह्य दलपुंज भी कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर हम बाह्य दलों की बात करें तो इनकी दो वेरिएंट्स सामने आती है। एक आती है गैमो सेपेलस, ये टैक्सोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को याद रखिए। गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस का अर्थ है, हम यहां देख पा रहे हैं लेकिन इसी का अगर एक चक्र बनाएं तो ये हो गई ओवेरी, ये हो गए इनके स्टेमन्स, दो चक्र। तीसरे चक्र में ये आ गए कोरोला, ठीक है। और बाह्य चक्र जो सबसे चौथा चक्र जिसको हम कंप्लीट फ्लोर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आ जाता है सेपल्स, ठीक है। और ये हो गई मदर एक्सिस। तो सेपल्स की पोजीशन जो है, ज्यादातर सेपल्स एंड पेटल्स की जो संख्या होती है वो समान ही होती है। जैसे टेट्रामेरस में 4-4, पेंटामेरस की हम बात करें तो उनके अंदर हो जाती है लगभग 5-5। तो यहां पे देखना है कि ये जो चक्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। तो इस प्रकार का जो चक्र कहलाता है उसको हम बोलते हैं गैमोसेपेलस, अर्थात युक्त बाह्यदली। और वहीं अगर अपन बात करें पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस का मतलब होता है मुक्त बाह्यदली, अर्थात इनके जो बाह्य दल के जो क्या बोलते हैं पर्ण हैं, ये एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं, आधार से स्वतंत्र रूप से जो है ये निकलते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं कोरोला। थर्ड पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कोरोला, और कोरोला के लिए हम कह सकते हैं दैट इज दलपुंज। और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है जिसे हम दल कहते हैं, उसके लिए कह सकते हैं पेटल्स, नॉन एज पेटल्स। और यहां पे पेटल्स हमने इससे शो किया है,
पेटल सामान्यतः रंगीन होते हैं, चटकीले रंग के होते हैं। कईयों में मकरंद ग्रंथियां होती हैं जो आकर्षण और सुगंध का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी जो एनाटॉमी है, वो सॉरी टैक्सोनॉमी जो है, उसके अंदर हम कर सकते हैं गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब हो गया संयुक्त दली, और एक हो गया पॉलीपेटलस। इसका मतलब हो गया स्वतंत्र दली, दल आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसी के अलावा यहां पे एक विशिष्ट संरचना और आती है जिसे हम बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ सामान्यतः क्या होता है, दल और बाह्य दल जो हैं वो आपस में संयुक्त होकर एक विशिष्ट चिरकालिक मोटी मासलाकार संरचना बना लेते हैं। इसे हम बोलते हैं पेरियंथ, और इस प्रकार के पुष्पों को बोलते हैं मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी। तो इसमें दल नहीं पाए जाते। गैमोपेटलस में संयुक्त और पॉलीपेटलस जो है उसमें ये स्वतंत्र होते हैं। तीसरा चक्र की हम बात करें तो तीसरा चक्र आता है एंड्रोसियम। जिसमें एंथर और फिलामेंट्स की हम बात कर रहे हैं। एंड्रोसियम, पुमंग, एंड्रोसियम की हम बात करें तो एंड्रोसियम इसका मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये एक विशिष्ट वैस्कुलरेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसे कहते हैं व्रंत, फिलामेंट। और फिलामेंट के शीर्ष के ऊपर बाइलोब्ड और टेट्रालोब्ड, द्विपाली और चतुर्पालित संरचना जो है वो होती है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से एंथर्स। इसके अतिरिक्त जो प्रिमिटिव फ्लावर्स हैं उनमें ये जो क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थोड़ा सा अगर अपन याद करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ये पत्ती की लोअर सरफेस पे और अपर सरफेस जो है उनके ऊपर धानियों के रूप में डेवलप होते थे। क्लियर है, पत्ती की दोनों तरफ की मार्जिन्स पे। क्लियर है, जिनको हम बोलते थे माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर का मतलब मेल, फिल का मतलब लीफ, वो पत्ती जो माइक्रोस्पोरोफिल को धारण कर रही है। ऑन्टोजोनी में हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन मैं हल्का सा अगर आपको समझाऊं तो आप स्टेमन की एक बार संरचना को देखिए। स्टेमन आपको यहां से तो एलएस के रूप में दिखेगा जो कि एक फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसकी टीएस आपको दिखाऊं तो ये हो गया। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, और ये इनके बीच में दैट इज कनेक्टिव, जिससे ये फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो सेम वही संरचना है, लेकिन ये अंतर्वलित होकर इसने एक गोलाकार और दीर्घित संरचना का रूप धारण किया हुआ है। तो सेम वैसी की वैसी संरचना जो कि माइक्रोस्पोरोफिल की थी वैसी किसकी आ रही है, एंथर की। केवल मॉर्फोलॉजिकल जो है वो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसी प्रकार से टेडोफाइट्स में मेल जो हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो कोन्स के अंदर डेवलप होती हैं, और हम उन कोन्स को जो है फ्लोअर या मेल फ्लोअर और फीमेल फ्लोअर के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एंथर्स हैं अंदर की तरफ पोलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं वही पोलन ग्रेन्स यहां पर डेवलप होते हैं। हो गया पोलन ग्रेन्स।
नेक्स्ट ये थर्ड नहीं फोर्थ था, हालांकि चक्र के नाम से तो तीसरा ही था। अब हम नेक्स्ट फाइनल की बात करें तो दैट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम में हम कह सकते हैं ये हो गया जायांग, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लोर का या एंजियोस्पर्म्स का। और एक्चुअली में फ्लोर में, एंजियोस्पर्म्स के फ्लोर में ये दो पार्ट ही मेन है, गाइनोसियम एंड एंड्रीसियम। ठीक है, इन्हीं के पीछे सब कुछ है, क्योंकि कुछ बॉटनिस्ट का कहना है कि पुष्प जो है वो एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरम्स हैं। तो यहां पे हमारे पे मिल रहा है एक नीचे का बबल शेप, फूला हुआ आकार, जिसे हम बोल रहे हैं ओवेरी, और उसके अंदर जो है वो प्लेसेंटेशन से जुड़े हुए हैं कार्पल्स, जिनकी संख्या अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग होती है, और विकास क्रम के साथ में उनके बीच का सेप्टा गलकर वो चैम्बर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर तक निकलती है, इसको हम बोलते हैं व्रंथ या स्टाइल, और ये स्टाइल ऊपर जाके प्रत्येक कार्पल से एक स्टाइल निकलती है, प्रत्येक कार्पल से एक, लेकिन ये संयुक्त आकार में दिखाई देती है। और ये ऊपर जाके जितने कार्पल्स है उतनी ही ऊपर जाके फैल के एक चक्र बना लेती हैं, और ये चक्र कहलाती है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। एक तरीके से रिसेप्टिकल का कार्य करती है मेल गैमेट्स के आने पर, जो कि वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा जो है यहां तक पहुंचते हैं। यह संपूर्ण संरचना जो है एक रिसेप्टिकल, लिखा नहीं है ये रहा, ठीक है, एक रिसेप्टिकल, RECEPTICAL, रिसेप्टिकल, जिसे हम लिख सकते हैं पुष्प आसन। तो यहां पे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये पुष्प आसन की कोशिकाएं बिल्कुल वैसी हैं जैसे प्रोसीड्स की होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे, जैसे कि रोज, रोज में पुष्प व्रंत के ऊपर यहाँ पे पुष्प पार्ट हटने के बाद जो गाइनोसियम के नीचे की सेल्स है पुष्पासन की, वो कभी कभी वापस क्या बोलते हैं पुष्पकली, वो सॉरी स्टेम बर्ड्स के रूप में, अथवा कभी पत्तियों के विकास के रूप में देखी जाती हैं। अर्थात वो निरंतर वृद्धि या डेवलपमेंट करती रहती हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है कि पुष्प जो है वो एक तरीके से स्टेम का रूपांतरित भाग है। तो पुष्प के भाग के बाद अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो आता है ऑन्टोजेनी। और ऑन्टोजेनी के लिए हम कह सकते हैं, इन सभी संरचनाओं को समझने के बाद अब हम इनका रिजेम्बलेंस, क्योंकि ऑन्टोजेनी की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इतिहास है एम्ब्रियोलॉजी का वो ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पुरानी इतिहास पुराना है, लेकिन हमारी जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, वो वर्क ज्यादा पुराना नहीं है। तो अगर हम पेलियोबॉटनी की बात करें तो जो प्रिमिटिव प्लांट्स, प्रिमिटिव फ्लोर्स थे, उनका पूरा संज्ञान हमारे पास नहीं है, उनकी मॉर्फोलॉजी या उनकी जो फिजियोलॉजी थी उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो अतः हम इनके रिजेम्बलेंस पे पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। रिजेम्बलेंस तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं या कुछ टॉपिक्स के माध्यम से हम वहां पे पहुंच रहे हैं, जिसमें ऑन्टोजेनी में हम पुष्प की वैस्कुलर एनाटॉमी, उसके एंटोजोनी, उसके फ्लोर पार्ट, यहां लिख देता हूं फिर मिटा देंगे, वैस्कुलर एनाटॉमी, ठीक है, उसके अलावा उसकी व्यक्तिगत जो रूपरेखा है वो, प्लस फ्लोर पार्ट आदि के आधार पर व्यक्तिगत
जो जानकारी है उसे हम प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कुछ निम्न अवधारणाएं हैं। फर्स्ट अवधारणा हम यहां पे यूज में ले सकते हैं पुष्पीय भाग। ठीक है, जो पुष्पीय भाग है उनका सहपत्र, पर्ण आदि से समानताएं, लाइक अर्ली सिमिलरिटी of initiation, similarity of ontogeny of leaf, bracts and flower parts। ये जो अभी हमने पुष्पों के भाग पढ़े हैं उनका तने की पत्ती, ब्रैक्ट्स, हालांकि ब्रैक्ट्स के लिए मैंने विद एग्जांपल आपको अभी समझाया, तथा पुष्प के जो भाग है उनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी सिमिलरिटीज को समझ रहे हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट आए एम्स। उनके अनुसार जो फ्लोर पार्ट है उसमें ब्रैक्ट्स एंड लीफ की वैस्कुलर जो अनाटमी है, वैस्कुलर अनाटमी, वैस्कुलर का मतलब संवहन, जो शारीरिकी है, संवहन शारीरिकी, वो कैसी है, समान। इसका एक कारण था, अब से पहले फ्लोर पार्ट्स और लीव्स की वैस्कुलर अनाटमी कि कई मत थे। कुछ बॉटनिस्ट उसके पक्ष में थे, कुछ बॉटनिस्ट उसके विपक्ष में थे। ये बड़ा ही बहस का कारण था, जिसमें सबसे पहले एम्स जो थे उन्होंने वैस्कुलर अनाटमी को समान बताया, और इसी का समर्थन जो है वो टेफर ने किया। टेफर ने लगभग 1950 के अंदर उनकी इस बात का समर्थन किया एक प्रैक्टिकल के द्वारा। उन्होंने, ये मिटा देता हूं, एक बार इसको देख लीजिए। टेफर, यहां लिख देते हैं एम्स 1931 एंड टेफर 1950 ने लीफ अनाटमी को समान बताया, जिसको हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं। उन्होंने रिसर्च की एक एक्विलीजिया फार्मोसा, प्लांट पर। एक सिंपल अनाटमी में हम यहां पे देख सकते हैं उसके फ्लोर पार्ट्स, लीफ, ब्रैक्ट्स। तो लीफ की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें,
ये हो गई इसकी एपिडर्मल सेल्स। दैट इज लीफ। ठीक है, सेकेंड हम बता रहे हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट्स की अगर अपन बात करें तो ब्रैक्ट्स का आकार ज्यादा मोटा, देन सेपल, petals,
then anther, कार्पल। कार्पल की अगर अपन बात करें तो ये सेम अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो जैसे लीफ फोल्डेड होती है बाइलोब्ड के अंदर, सेम उसी तरीके से इसमें धीरे धीरे लोब्ड आ जाता है और एक केवल एक दरार या सिल्ट के रूप में रह जाता है और यही बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होती है। इस फर्स्ट पॉइंट जो सिमिलरिटी है ओंटोजेनी की, सिमिलरिटी ऑफ ओंटोजेनी, लीफ ब्रैक्ट और फ्लोर पार्ट्स की अगर आप बात करें तो यहां हम देख सकते हैं कि बाह्य एपिडर्मिस सेम स्ट्रक्चर है, अंदर की जो मॉर्फोलॉजी या ग्राउंड टिश्यूज हैं वो सब में सेम है, वैस्कुलराइजेशन है वो सब में सेम है। केवल और केवल जब हम इस अनाटमी या टीएस स्ट्रक्चर को अगर एलएस के रूप में देखें तो लीफ की स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम ही आती है जैसी ये सारी की सारी हैं। तो इन सारी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और अनाटमी को देखते हुए इम्स और टाइलर और टैफर्ड ने ये निकाला, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष निकाला
कि इनकी जो क्या बोलते हैं वेस्कुलर एनाटॉमी है वो क्या है, सेम, अर्थात जो फ्लोर पार्ट्स हैं वो लीव्स और ब्रैक्ट्स के समान है। अतः ये सारे समान होने के कारण ये पुष्प जो है वो स्टेम का ही एक मॉडिफाई रूप है। टैफर के अकॉर्डिंग ये जो कायिक भाग है तथा पुष्पीय भाग है, ये सभी की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम के अग्रसारी क्रम में विकसित होने से हुई है और इन सभी की जो आधारभूत समानताएं हैं वो ये सिद्ध करती हैं कि ये सभी की सभी जो सेल्स हैं ये होमोजीनस हैं, एक दूसरे के उत्पत्ति में समान। बाकी की थ्योरम जो है वो नेक्स्ट क्लास में।